एक्सीडेंट हो जरा कुछ पुराना पहन लो तेरा ना अच्छे खासे रैशेस आए हैं या तो ऐसा जम गया ना Good evening, class. Good evening, sir. So we had discussed the formation of recombinant DNA and its entry into the host cell. This we are studying about tools of recombinant DNA technology. अगर हम लोग आप लोगों को याद हो हम लोगों ने जो हेडिंग दी हुई है चलो एक बार और बताता हूँ जैसे हम लोगों ने जो बिग मेन हेडिंग दी हुई है क्या दी है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इस टूल्स में सबसे पहले जो आपने पढ़ लिया दैट वाज एंजाइम्स नंबर 1 वाज एंजाइम्स देखो रोमन नंबर दे रखा है मैंने और उसमें एंजाइम्स लिखा हुआ है फिर हमने एंजाइम्स में डिस्कस करा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आई मीन न्यूक्लियसेस फिर हमने डिस्कस किया अबाउट अदर एंजाइम्स आल्सो alkaline phosphatase DNA ligases DNA polymerase terminal transferase polynucleotide kinase S1 nuclease ये सारे एंजाइम्स आपने इसके साथ डिस्कस हुए and then we discussed about formation of recombinant DNA after studying the enzymes कि how the recombinant DNA was formed. तो पहली जो टूल थी that was enzymes isn't it? अब सेकेंड टूल की बात कर रहे हैं सेकेंड टूल क्या है recombinant DNA टेक्नोलॉजी का that is
vectors. And what do the vector do? They carry desired DNA. That is their function. They carry desired DNA. And what are vectors? I mean, they carry desired DNA, that is their function. But what are vectors? Vectors are, they can be a piece of plasma, they can be a DNA only, like plasmid, I can say. Or they can be bacteriophages, या हम कहें phagmids, और भी कुछ नाम है, बैक्टीरियोफेजेस, प्लाज्मिड्स, फैजमिड्स, और भी नाम आएंगे आज, रेट्रोवायरसेस. Viruses can be used as vector. I mean, they also carry the desired genes and deliver these desired genes into the host. तो वेक्टर वो है जो डिजायर्ड जीन को कैरी करे. अब डिजायर्ड जीन डीएनए के फॉर्म में भी हो सकता है, डिजायर्ड जीन आरएनए के फॉर्म में भी हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है. बट थिंग इज दैट कि वो डिजायर्ड जीन को कैरी करे और डिलीवर करे इनटू दी होस्ट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है. ओके, ठीक है. Vectors can be plasmids, bacteriophages, retroviruses, etc. What are the properties of vector? I mean, features क्या होने चाहिए वेक्टर के पास? What could be the features? सबसे पहले एक ऐसा फीचर जो उसको अलाउ करे कि वो रेप्लिकेट कर सके. वैसे प्लाज्मिड है, उसको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई करेगा किसी एक पॉइंट से शुरू करता है. एंड आप सबने, you all have read about replication of DNA. तो सब जानते हो कि इसमें एक ORI साइट होती है, origin of replication. Origin of replication site is present. From where you all know replication begins, है ना? तो ये होनी चाहिए एक वेक्टर के पास. It also controls copy number of linked DNA. It also controls copy number of linked DNA. जो भी हमने DNA लिंक किया है उसका कॉपी नंबर भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना. उसकी कितनी कॉपीज बनेंगी एक वेक्टर के अंदर.
that is also being controlled. Okay, तो वो भी कंट्रोल होता है, and that is again controlled by the ORI only, origin of replication, the point from where the replication begins, that should be there with the vector, होना ही चाहिए. सेकेंड, उसके पास जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर्स. ये होना चाहिए उसके पास, सिलेक्टेबल मार्कर. सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? These are genes which select the transformants रिकॉम्बिनेंट्स. अब ये क्या होता है ये अभी मैं डिस्कस कर लूंगा, व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेंट्स, व्हाट आर रिकॉम्बिनेंट्स. लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो बस इतना कह सकता हूं कि ये जीन्स हैं, दीज आर जीन्स. ओके, these genes can be antibiotic resistant genes, these genes can be antibiotic resistant genes, or color reaction producing genes. ये क्या होता है अभी बताएंगे आपको विद एन एग्जाम्पल. पर इतना कह सकते हैं कि हाँ, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स मतलब जो उसको अलाउ करें एंटीबायोटिक मीडिया में सरवाइव करने के लिए. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मतलब कि वो कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाएगा विच विल अलाउ द वेक्टर टू सरवाइव इन एंटीबायोटिक मीडियम. एंटीबायोटिक मीडियम में द बैक्टीरिया विल नॉट die, it will grow because the bacterial plasmid, or I mean the bacterial plasmid only because हम plasmid से ही शुरुआत करते हैं, will be having this antibiotic resistant gene. चलो फिलहाल ये कैसे होगा अभी डिस्कस करेंगे. So these genes can be antibiotic resistant gene or color reaction producing genes. अच्छा, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है अगर हमने किसी बैक्टीरिया में लगाए, जैसे मान लो कि ई कोलाई में लगाए, तो ई कोलाई विल बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. ओनली दैट ई कोलाई जिसमें हमने ये जीन पुट किया है इन दी लैब. तो लैब में जो ई कोलाई हम लोगों ने बनाया है उसके हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो नेचुरल ई कोलाई हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. जो लैब में हमने ई कोलाई हमारे पास है उसके प्लाज्मिड में हमने पुट किया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. कौन कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज हुए हैं ई कोलाई के अंदर? used in E. coli.
penicillin, tetracycline, chloramphenicol, ठीक है, तो ये सारे यूज हुए हैं। कैनामाइसिन वगैरह भी यूज होता है वैसे, एक और लिख सकते हो, एटसेट्रा, और भी यूज हुए हैं। ओके, तो मतलब इसका ये हुआ कि हमने ई कोलाई के प्लाज्मिड में जब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पुट किए तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गया। उसके पास पहले से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं थी, ये जीन जब हमने पुट किए तब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना, यानी कि नेचुरल ई कोलाई विल नॉट हैव दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। No natural E. coli may possess this antibiotic resistance. ठीक है, नेचुरल ई कोलाई के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ उसी ई कोलाई में है जिसमें हमने ये जीन्स पुट किए हैं, लगाए हैं उसके प्लाज्मिड में। तो हम जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहला हमने ये पढ़ लिया कि वेक्टर के पास क्या होना चाहिए। वेक्टर के पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए डीएनए का जहां से उसका रेप्लिकेशन शुरू होता है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों? बिकॉज जो डिजायर्ड जीन हमने वेक्टर में लगाया है, हम चाहते हैं कि वो भी मल्टीप्लाई करे इन दी होस्ट, क्योंकि उसका अगर कॉपी नंबर इंक्रीज होता है तो फिर उससे प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, और हमको प्रोडक्ट ही चाहिए उस जीन का, और कोई बात नहीं है। एक ये बात हो गई। दूसरी चीज हम चाहते हैं कि उसके अंदर, वेक्टर के अंदर और क्या हो, एक ऐसा जीन हो जो सिलेक्शन में मदद करे। अब सिलेक्शन क्या होता है, व्हाट इज सिलेक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस राइट नाउ कि व्हाट इज सिलेक्शन। कलर रिएक्शन प्रोड्यूसिंग मैं अभी बता दूंगा तुम्हें, कुछ आगे मैंने अभी कुछ बताया नहीं इसके बारे में। इट विल बी वेरी मच क्लियर विद द एग्जाम्पल्स एक्चुअली। कुछ आगे अभी मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं इन डिटेल। अच्छा, मैं कह रहा था कि एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, एक तीसरी प्रॉपर्टी और है, थर्ड प्रॉपर्टी। एक थर्ड फीचर वेक्टर के पास और भी होना चाहिए। क्या? मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट जो है, इसका मतलब ये है कि जो
हमें डिजायर्ड डीएनए को पुट करना है इनटू द वेक्टर। उसको पुट करने के लिए वी मस्ट बी हैविंग अ साइट। जैसे हमने उस दिन जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हम बनाते हैं तो हमारे जो प्लाज्मिड है उसमें एक साइट जरूर होनी चाहिए किसी ना किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जिसको यूज करके हम वेक्टर को ओपन कर लेते हैं। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो मैंने इको R1 को लिया था एज एन एग्जाम्पल कि इको R1 को यूज कर रहे हैं और उसकी साइट एक ही है, जिससे क्या होगा कि वेक्टर विल ओपन एंड सेम restriction enzyme we have to use for the desired DNA so that we have same ends, the same sticky ends should be there in the vector as well as desired DNA. Why? Because they have been treated with the same restriction enzyme so that they can be joined easily through DNA ligase. तो ये डिस्कस हो चुका था आपके साथ। तो you know कि there should be a site of restriction enzyme within the vector and in the desired DNA के भी साइट्स कुछ हों जिससे उसको ज्वाइन किया जा सके। तो वेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ भाई, डिजायर्ड डीएनए की तो मैं बात कर नहीं रहा राइट नाउ। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ वेक्टर की। तो वेक्टर के पास डिजायर्ड डीएनए को पुट करने के लिए वेक्टर को ओपन करना पड़ेगा एंड देयर शुड बी अ साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस in the vector. That is the site which is called multiple cloning site. And why the word multiple has been used? Because there could be sites of more than one type of restriction endonuclease. ऐसे हमने इको R1 का एक साइट यूज किया था लास्ट टर्न पे। तो इको R1 के साथ अगर किसी और एंजाइम का भी हो, BAMH1 का भी हो, SAL1 का भी हो, PVU1 का हो, PST1 का हो, तो वी गेट अ चॉइस कि ठीक है जो लैब में अवेलेबल है वो हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास PVU1 अवेलेबल है तो हम वो यूज कर लेते हैं, अगर इको R1 अवेलेबल था तो हम वो यूज कर सकते हैं। तो लैब में जो भी एंजाइम अवेलेबल हो दैट कैन बी यूज्ड, लेकिन वो तभी होगा जब हमारे वेक्टर के अंदर भी इन एंजाइम्स की साइट हो। अगर नहीं होगी तो फिर हम किसी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही यूज कर पाते हैं, पर कर पाएंगे सबको, किसी और को यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस विल गिव अस अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, sites of different restriction endonucleases within the vector. This gives us a choice कि जो अवेलेबल है वो यूज कर लिया जाए। This gives us a choice of using ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे, हाउ। लेकिन एक चीज और है, उसको एक और प्रॉपर्टी इसकी लिख के फिर हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक नोट ये हमारे पास कि वेक्टर शुड बी स्मॉल, छोटा होना चाहिए। To carry should be small
enough to carry a large fragment of desired DNA। क्या मतलब है इसका, अभी और क्लियर कर दूंगा। पहले एग्जाम्पल ले लेता हूं एक, उससे क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले जो हम लोग एक हेडिंग लेते हैं, लेट्स टेक द हेडिंग एज प्लाज्मिड्स एज वेक्टर्स। प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज करने की कोशिश करते हैं। प्लाज्मिड्स को ना एज अ वेक्टर यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का नामकरण पड़ा था। क्या नामकरण होता है, कैसे नामकरण होता है, ये भी तुमको बताया था कि पहला अल्फाबेट जेनेरिक नेम का, दूसरा अल्फाबेट, एक या दो अल्फाबेट फॉर स्पेसिफिक नेम, फिर नेक्स्ट अगर कोई अल्फाबेट है तो फिर दैट विल बी फॉर द स्ट्रेन, और नेक्स्ट एक रोमन नंबर दैट विल टेल यू अबाउट द order in which the enzyme is isolated from the bacteria. ये you know it. It was nomenclature of the restriction endonuclease. अब यहां पे भी कुछ थोड़ा सा ना हल्का फुल्का सा nomenclature, जैसे प्लाज्मिड्स एज अ वेक्टर यूज कर रहा हूं, तो सबसे पहला प्लाज्मिड जो एज अ वेक्टर यूज हुआ, the first plasmid, है ना, that was PBr 322. This was the vector। अब ये नेम है वेक्टर का। अब इसमें P क्या है जी, कुछ नहीं, इसका नामकरण बड़ा आसान सा, कुछ नहीं। P stands for प्लाज्मिड, सीधी सी बात होगी। और बी उस बंदे का नाम है जिसने इसको बनाया, बॉलीवर। आर भी उस बंदे का ही नाम है जिसने इसको बनाया, रॉड्रिग्वेज। और 322 क्या है, 322 कुछ नहीं, it is a number in lab, मतलब लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का कोई नंबर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कोई फीचर नहीं है। इट इज नॉट अ फीचर ऑफ a plasmid, it is just a number in laboratory which helps it to distinguish it from other vectors. इट्स अ नंबर इन लैबोरेटरी, दैट्स इट, कुछ नहीं है। तो डोंट मतलब ये इसका कोई फीचर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना, इट्स अ नंबर ऑफ लैब। ओके, फिलहाल ये PBr 322 का फुल फॉर्म हो गया, एंड वी आर स्टडिंग प्लाज्मिड्स एज वेक्टर्स। और सबसे पहला प्लाज्मिड एज वेक्टर मैंने लिखना शुरू किया है PBr 322, प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रॉड्रिग्वेज। दिस इज द कंप्लीट इसकी फुल फॉर्म जो तुम्हें याद हो गई। इट इज द फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर।
and is based on plasmid of E. coli. ई कोलाई के प्लाज्मिड पे ये बेस्ड है, ये ई कोलाई का प्लाज्मिड है और ये पहला प्लाज्मिड वेक्टर। इट्स मोस्ट आइडियल, बहुत ही आइडियल एंड मोस्ट आइडियल एंड हाईली वर्सेटाइल। हाँ ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट है। मतलब इसमें काफी चेंजेस किए जा सकते हैं, काफी इसमें चेंजेस पॉसिबल हैं, किए गए हैं। ड्रॉ करते हैं इसको, लेट्स ड्रॉ इट। इसमें एक तो वही साइट हो जाएगी जो मैंने आपसे बोला, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद इसमें ना दो सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स लगा रखे हैं। सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स तो मुझे लगता है आप सभी को याद है, नहीं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अगर भूल गए हो। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, आर का मतलब रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, आर लगा दी, आर मतलब रेजिस्टेंट, ठीक है। और तुम चाहो तो मैं यहां पे ना इसलिए लिख देता हूं कि AMPR का मतलब क्या हो गया कि दिस जीन इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। और TETR का क्या मतलब हो गया कि दिस जीन इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। और ORI तो ORI हो जाएगा, वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं, आपको चल गया पता। एक इसमें साइट और होती है, दैट इज ROP। ये एक जीन है, इट्स अ जीन which encodes for proteins involved in replication of plasmid। अब रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड कोई लिख गया है ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में जो जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, उन प्रोटीन्स का जो जीन रहेगा दैट विल बी ROP, ये चीज। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कि कौन कौन सी साइट्स हैं इसके अंदर, व्हाट आर दी साइट्स। PVU1, PST1, BAM-H1, SAL1, रॉक के अंदर भी एक साइट होती है, PVU2, और इसके अलावा कुछ साइट्स बाहर भी होती है, EcoR1 जो फेमस आप लोगों को याद हो गई, CLA1, और एक और है Hindi3। सारी साइट्स, ये सारी साइट्स मैं आपको लास्ट टर्म पे पढ़ा चुका हूं, ऑल ऑफ देम, सारी मैंने आपको पढ़ाई है, ऑल ऑफ देम। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर कौन सी साइट्स है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर कौन सी साइट्स हैं, तो क्या जवाब? PVU1 और PST1। PVU1 एंड PST1, ठीक। EcoR1 तो नहीं है कहीं, EcoR1 साइट तो नहीं है कहीं, नो, ओके, दैट्स गुड। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितना डायग्राम विजिबल है, तो मतलब कि तुम लोग डायग्राम को कैसे विजिबिलिटी देख रहे हो, मैं उसलिए पूछ रहा था। दैट्स गुड, तुम सबको समझ में आ गया, दैट्स गुड। इसमें नहीं दिख रहा हमको तो इसका मतलब नहीं, सीधी बात है। EcoR1 बाहर है, सिर्फ प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जो देखा हमने सिर्फ वही है, और कोई साइट अगर बाहर भी है तो वो नहीं उसमें काउंट होगी। ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर हमारे पास 2 साइट्स दिख रही हैं हमको, है ना। मैसेज में टाइप करो, आई वांट टू सी कि तुम लोगों को दिख रहा है ना सबको, कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर हमें 2 साइट्स अलग से नजर आ रही है इन दी टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि एक क्वेश्चन यही आ सकता है एग्जाम में। दैट्स गुड। BAM-H1 एंड SAL1, साना सुनी, BAM-H1 है, 1 नॉट 2, BAM-H1 है, 1, ठीक है, 2 नहीं है, जो है बस वही है। आप अपने जगह से, आप अपने साइड से कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते, नो, जो है वो वही रहेगा, यू कैन नॉट चेंज इट। तो BAM-H में एक क्वेश्चन ये हमारे टेस्ट में होता है, ये एग्जाम में भी आता है, एग्जाम में भी आ सकता है, कि किस जीन के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं। वो पूछेगा BAM-H1 की साइट कहां पे, आप बोलोगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर है। वो पूछेगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर कौन सी साइट्स हैं, यू विल से PVU1 PST1।
और ये सब की सब जो हैं वो एंड्स क्रिएट करती हैं, स्टिकी एंड्स एक को छोड़ के। ये सारे स्टिकी एंड्स क्रिएट करती हैं एक को छोड़ के। अगर कोई मुझे बता सके वो कौन है, जो जितने भी ये एंजाइम के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, चाहे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर हो या बाहर हो, इनमें से कोई एक ऐसा भी है जो ब्लंट एंड्स क्रिएट करता है? यस, सानिया सोनी हैज रिटन, जैस्मिन कौर हैज रिटन, कुशाग्र अग्रवाल, कुशाग्र, सॉरी, आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग, राजुल, रिया राज, PVU2 सर। PVU2 अशोक कुमार ने बोल दिया, और वैसे भी आंसर तो PVU2 इज द आंसर, करेक्ट, दैट्स करेक्ट। कुशाग्र एक बार दोबारा चेक करो, इट्स PVU2 डियर, नॉट 1। ठीक है, यस, गुड। तो ये हो गया, सिंपल है, इट्स सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये हमें याद करना पड़ेगा। दिस इज द डायग्राम वी हैव टू लर्न बिकॉज देयर इन एनसीईआरटी, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 3 नंबर में या 5 नंबर में आ सकता है। 3 नंबर में तो ऐसे आ जाएगा कि भाई व्हाट आर दी फीचर्स। 5 नंबर भी आ सकता है क्योंकि फीचर आप तीनों डिस्क्राइब करोगे प्लस एक डायग्राम बनाओगे, तो 5 नंबर से भी क्वेश्चन आ सकता है। और 3 नंबर 2 नंबर में भी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो आ ही सकता है, अबाउट PBR 322, since it's there in the NCERT, so it's again a question of board examination as well. So let us study ki how we are using it, है ना? चलो देखते, let's do it. जो एक आप लोग का अभी तक एक जो एक दिमाग में क्वेश्चन बना हुआ है कि कैसे यूज करना है इसको, आइए देखते हैं। So I'm giving a small subheading under it, that is formation of recombinant. और यहां मैं लिख रहा हूं लेट्स से by using BAM-H1 in tetracycline resistant gene. So this is a condition where I am deciding where I will put the desired DNA into the vector. Now I want to put the desired DNA into the tetracycline resistant gene. This is what I want to do. And I am using the site that is BAM-H1. तो अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में आके लग जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा वो ऐसा बन जाएगा?
my desired DNA is inside the tetracycline resistant gene. So can I say that this plasmid will lose tetracycline resistant property? Can I say this? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में ये डिजायर डीएनए चला गया तो क्या ये प्लाज्मिड वेक्टर अपनी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को छोड़ देगा, लूज कर देगा, क्योंकि उसमें जीन चला गया? बताइए। दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं तो लास्ट टाइम पे बना लिया ना हमने। प्लाज्मिड को ओपन करना है, उसमें डिजायर डीएनए पुट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। कुछ लग रहा है, कुछ समझ में आया जो मैंने बोला? Only Ankur Pal has said yes. No other yes sir. ORI. Ampicillin resistant gene. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई डीएनए नहीं गया। तो क्या मैं इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलूं? आप लोग कहोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे ऐसे नहीं बढ़ूंगा, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जो मैंने दो डायग्राम्स आगे, जो दो डायग्राम सामने ड्रॉ किए हैं, ये आपको समझ में आते हैं? आई मीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने उसको क्यों बोला? बिकॉज उसमें डीएनए चला गया। डिजायर डीएनए जो मैंने ऑरेंज कलर से उसको कलर भी कर दिया है, और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैं उसको बोल रहा हूँ जिसमें मेरा डिजायर डीएनए गया ही नहीं। ठीक है, BAM-H1 ने उसको वहां पे ओपन किया होगा, लेकिन उसमें डिजायर डीएनए फिट नहीं हो पाया। बिकॉज मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है, बिकॉज रीलाइगेशन होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। आई टोल्ड यू ना कि रीलाइगेशन इज समवॉट देयर, यू कैन नॉट रिमूव इट प्रॉपरली। हाँ, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का हम यूज करते हैं टू मिनिमाइज रीलाइगेशन, पर सारे प्लाज्मिड्स में एल्कलाइन फॉस्फेटेज लगेगा ये हमें आंखों से दिख तो रहा नहीं है। पर हाँ, मोस्ट ऑफ देम में अगर चलो लग गया वो बच भी गए, लेकिन कुछ तो रीलाइगेट करेंगे, कुछ तो करेंगे रीलाइगेट, सब में नहीं लग पाएगा। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वापस जुड़ गया, वो उसमें डिजायर डीएनए हमारा नहीं फिट हो पाया। तो दो प्रकार के डीएनए हमारे सोल्यूशन में, आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, बट फिर भी अब डीएनए हमको कैसे दिख जाएगा इससे? वो तो हम ये देख रहे हैं कि भाई सोल्यूशन में दो प्रकार के डीएनए ऐसे होंगे। व्हाट डू यू से? ऑल करेक्ट, और सब तक ठीक जा रहा है अभी तक। लेकिन अभी मैंने इसमें सिर्फ इतनी पॉइंट बोली तुमसे कि मैंने क्या यूज किया, व्हाट आई हैव यूज्ड। आई हैव यूज्ड BAM-H1। तो BAM-H1 यूज करने के बाद जो वेक्टर ओपन हुआ होगा वो कहां से ओपन हुआ होगा? फ्रॉम विच जीन? दैट इज दी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन से वो ओपन हो गया। ओपन होते ही उसकी प्रॉपर्टी खत्म। भाई अगर आप किसी जीन को ऐसे कट कर दोगे उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी ना। तो दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल नॉट शो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। तो कैन आई से दैट recombinant DNA do not show tetracycline resistant property if I use BAM-H1? If BAM-H1 is used, recombinant DNA do not show tetracycline resistant property. Is this statement true? Okay, correct, very good, शाबाश। दो तीन बच्चों के जवाब आ गए। That's good, very good, good, that's good, that's good। अच्छा फिर दैट्स गुड, वेरी गुड। तो फिर आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अब सोल्यूशन में ये चीज ऐसे दे रखी है, ये ऐसे प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, तो फिर मैंने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी देयर। आई मीन अगर
इस पूरे सोल्यूशन में, अगर ये सोल्यूशन है हमारे पास और इस सोल्यूशन के अंदर दोनों टाइप के डीएनए हैं, आई हैव द नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑल्सो, I have the recombinant DNA also. I have both type of DNA present. And if host cell is provided to it, suppose I give the host cell now. Suppose this is the host cell. I have put this DNA into the solution, have host cells. Cells basically, host तो बनेंगे बाद में. And you know कि this DNA can transform, isn't it? ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ये तो आपको पता ही है, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं. तो सपोज कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. सपोज कि यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इन दो के केस में, तो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें चला गया. और सपोज नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला भी ट्रांसफॉर्म कर गया इनटू अ होस्ट. ट्रांसफॉर्मेशन तो किसी भी डीएनए का हो सकता है. इट कैन बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए आल्सो, इट कैन बी नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आल्सो. हाँ जी, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. और मान लीजिए एक सेल ऐसा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है. No transformation. I can say it's an empty host. No transformation. Let's see, I call it non-transformant. I may call it non-transformant. And can I call these two as transformants? इन दोनों को ट्रांसफॉर्मेंट्स कह सकता हूं. ओके, कूल. तुषार अग्रवाल ने एकदम थम्स अप कर दिया, दैट्स गुड. कि सर इन दोनों को ट्रांसफॉर्मेंट्स कहा जा सकता है क्योंकि इन दोनों में डीएनए गया है. वो एक अलग बात है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट डीएनए गया है, तो जब डीएनए गया है, प्लाज्मिड जब उसने एंट्री मारी है, प्लाज्मिड की एंट्री हो गई है, तो फिर हम उसको ट्रांसफॉर्मेंट ही कहेंगे. और जिसमें प्लाज्मिड की एंट्री नहीं हुई उसको हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे. तो दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? एनीवन हैविंग डाउट? In the plasmid, the restriction endonuclease marked sites contain their specific, they contain their specific restriction sites. Yes. बच्चों एक चीज और, अगर आप लोगों को इस चीज से कोई कंफ्यूजन है क्या, जो मैंने साइट्स मार्क करी हैं वहां पे वो उस एंजाइम की साइट्स हैं. जैसे कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पे PVU1 की साइट है, तो मैंने जो आपको PVU1 की साइट नहीं पढ़ाई थी CGA करके, तो वो साइट होगी यहाँ.
और PST1 की साइट जो मैंने आपको पढ़ाई थी CTG करके, वो यहां पे होगी एट दिस प्लेस। सो ओके, तो जो साइट्स मार्क करी वहां पे वो साइट होगी, जो मैंने साइट आपको पढ़ाई थी वो यहां पे होंगी, ठीक है ना। और अब ये हमको चॉइस मिल जा रही है ना, वो जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट वाला पॉइंट बोला था। अब देखो यहाँ पे PVU1 की साइट है, PST1 की साइट है, BAM-H1 की साइट है, SAL1 की साइट है। इन चारों में से कोई भी एक यूज कर सकता हूं एंजाइम, बताइए। I have a choice of these 4 enzymes. Whatever is the availability in my lab, out of these 4 enzymes, I can use any one of them. This is the point. I mean, जो multiple cloning site, very good, शाबाश। जो multiple cloning site बोला गया था वो चीज समझ में आ गई कि why that was called multiple cloning site, क्योंकि कोई भी एक एंजाइम अवेलेबल हो तो वो यूज किया जा सकता है। ये 4 साइट यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, आप एंजाइम वही यूज करोगे जो आपके सिलेक्टेबल मार्कर जीन में होगा। सिलेक्टेबल मार्कर जीन में सिर्फ 4 ही एंजाइम, PVU1, PST1, BAM-H1, SAL1, बस। इन 4 के अलावा आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि EcoR1, CLA1, HinD3 एंड PVU2 का कोई यूज नहीं है। वो साइट प्रेजेंट है, वो एक अलग बात है, बट यू कैनॉट यूज दोज साइट्स ना, बिकॉज दैट इज नॉट देयर इनटू द सिलेक्टेबल मार्कर जीन। वो सिलेक्टेबल मार्कर जीन के बाहर है। मेरी बात समझ में आई? जो मैंने बोला वही साइट यूज करनी है, वही एंजाइम यूज करना है जिसकी साइट सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर हो। उसके बाहर की साइट्स हम यूज कर तो सकते हैं, उनको एंजाइम को लगा सकते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं होगा ना, बिकॉज आपका डिजायर्ड डीएनए वहां फिट हो जाएगा तो फिर फायदा क्या, आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे उसको। कैसे, मैं बताता हूं। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स आपको क्लियर हो गया। तो मैं इसको एक बीकर में डाल दूं। डिजायर्ड डीएनए के पास साइट्स नहीं होंगी। डिजायर्ड डीएनए में साइट लगा दोगे, डिजायर्ड डीएनए में अगर कोई साइट हुई भी तो उसका यूज नहीं करना है। डिजायर्ड डीएनए को हमें कट नहीं करना है। अंकुरपल, यू आर गेटिंग कंफ्यूज, बी ऑन द, उस पे आ जाओ, माइक पे आओ। इसको बीकर में डाल दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? सब कुछ बीकर में बना था, बीकर में कर दिया। बोलिए बोलिए। Pal, can you speak or not? Cannot. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pal, desired DNA will have, I mean, you want to cut desired DNA. Sir, I mean the enzyme that we are using for the cutting the plasmid, that enzyme's site should be there in the desired DNA. No. It was just that the ends of the desired DNA should be complementary with the ends created in the plasmid. Whether they have been created by the same enzyme, that was okay, because I told you that the desired DNA and the vector was cut with the same restriction endonuclease so that they have the same site, so that they can be joined. After joining, you don't have to cut the desired DNA now. क्या वो पल समझ में नहीं आया? सर, ज्वाइन करने के लिए भी तो हमें पहले, मतलब प्लाज्मिड में ज्वाइन करने के लिए तो कट करना होगा ना? पहले करने के लिए, हाँ, पहले की आप, ये तो मैंने सब कुछ प्रोसेस कर दिया, उसके बाद आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद यहाँ पे भी डिजायर्ड डीएनए को अब दोबारा कट करना चाहते हो, तो फिर वो गलत हो जाएगा।
नहीं सर, मतलब वो प्लाज्मिड में लगाने के लिए उस हाँ टाइम। वो सही, वो ओके तो सर। वो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए तो दोनों एंड पे साइड मैच करनी चाहिए, तो इसीलिए डिजायर डीएनए को निकालने के लिए फ्रॉम दी डिजायर डीएनए कहां से लेके आए आप? एक क्रोमोसोम से ही लेके आए होगे। यस सर। तो डिजायर डीएनए को बाहर निकालने के लिए भी तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करना पड़ेगा ना। उस क्रोमोसोम में से जीन कैसे बाहर निकालोगे? यू हैव टू कट दैट क्रोमोसोम। यस सर। In order to cut that chromosome, you must be using a restriction endonuclease only. यस सर। Okay. So just you can remember कि when the desired DNA has moved out from the chromosome, it should be with the same restriction endonuclease that has been used to open the plasmid so that the ends match. ओके सर। And after the recombinant DNA has been prepared, now you don't have to cut the plasmid or the desired DNA. I mean recombinant DNA को बाद में भी नहीं काटना, फिर तो सोल्यूशन में से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाल दो बाहर, वरना पता चला कि डिजायर्ड डीएनए अभी तो फिट हुआ था फिर कट करके बाहर आ गया, तो फिर फायदा क्या? ओके पल, आई होप यू अंडरस्टूड। यस सर। जो तुम्हारा Yes, डाउट था मैं भी समझ गया हूँ। That was only during the preparation of the recombinant DNA, not after the preparation and after the entry of the DNA into the host. Okay. साइनोसोनी बस अभी बता रहा हूँ, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो बस मैं आज इसको समझा रहा था कि कैसे करना है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसको मैंने एक बीकर में डाल दिया है, तो क्या मुझे आंखों से दिख रहा है कि कौन सा सेल रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा बैक्टीरिया नॉन? कैन आई सी बैक्टीरिया विद माय आईज? प्लाज्मिड बैक्टीरिया विद माय आईज, कैन आई सी देम? नो, आई कैन नॉट। I cannot see, very good, shabash. I cannot see which cell is recombinant. I mean which cell is transformant and all. मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा, और सिलेक्शन करने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बच्चों एक काम करते हैं, ये जो सोल्यूशन जो बीकर में दिख रहा है ना, कि बीकर में होस्ट सेल भी हैं, किसी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया, किसी में नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया, ऐसा करते हैं इस बीकर के सॉल्यूशन को एक प्लेट पे ले लेते हैं, और सीधा इसको पुट कर देते हैं इनटू एम्पिसिलिन मीडिया। इस पूरे सॉल्यूशन को ना आई विल पुट इट ऑन एम्पिसिलिन मीडिया। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने इसको पुट कर दिया है एम्पिसिलिन मीडियम में। तो क्या होगा बताइए? और कुछ बैक्टीरिया, और यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज हमको नजर आ रही हैं। सपोज मैं ज्यादा नहीं लेके चलूंगा, मैं सिर्फ ना 4 बैक्टीरियल कॉलोनीज ऐसे ले लेता हूँ। दीज आर बैक्टीरियल कॉलोनीज। ओके, अब मुझे बताओ कि ये जो बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं जो एम्पिसिलिन मीडियम में सर्वाइव कर रही हैं, देखो इधर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इंटैक्ट है, इधर भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इंटैक्ट है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि इन द रिकॉम्बिनेंट एंड इन द नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, which gene is intact, which has not been affected among the selectable markers? Is ampicillin resistant. yes, correct, very good. Ampicillin resistant gene is intact, it is not affected. That's good, very nice. Okay, and in the empty host we don't have any antibiotic resistant property. So will the non-transformants or empty host, सर होस्ट तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए पर फिर भी empty cell बोल देता हूँ,
एम्प्टी सेल सर्वाइव कर पाएगा एम्पिसिलिन मीडिया के अंदर? No, sir. Empty cell will not multiply, will not survive. Correct. Very good. That's good. Zishan Ali, correct. नहीं सर्वाइव कर पाएगा. तो ऐसा करूं फिर मैं इसको लिख लूं कि these cells which are surviving are actually the transformants in which transformation has taken place. Can I say like this? These cells which are surviving on this ampicillin medium plane are transformants and non-transformants die. वो मर गए, एम्प्टी वाले मर गए, ऐसा कह सकता हूं? है ना? कैन आई से लाइक दिस? ट्रू, करेक्ट. तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं. One of the antibiotic okay, एम्पिसिलिन in this case, यहां पे तो मैंने एम्पिसिलिन मान के चला है ना, is used in selection of transformants. This is true. सबको समझ में आ गया? Transformants will survive non-transformants will die. नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो मर गए. ओके, दे डू नॉट सर्वाइव. क्लियर टू एवरीवन? सर अगर हम एम्पिसिलिन की जगह टेट्रासाइक्लिन डालते तो हमारा डिजायर्ड डीएनए वाला सेल भी मर जाता. हाँ जी, मर जाता. हाँ जी, मर जाता. ओके, यस सर. इसलिए पहले वही एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो, जिसका जीन दोनों में कॉमन है. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का जीन दोनों में इंटैक्ट है, कॉमन है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि उसमें आपने डिजायर्ड डीएनए पुट नहीं किया. तो आप पहला एंटीबायोटिक यूज करोगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स कि किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. अब इसमें से क्या सिलेक्ट करना है? रिकॉम्बिनेंट्स को ना. तुम्हें प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट याद है? लेडबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट एवोल्यूशन में पढ़ाया था, तुम्हें याद होगा. बच्चों याद आया कुछ? प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, लेडबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट. लिटिल बिट, अंकुर पाल. व्हाट डू यू मीन बाय लिटिल बिट? ओके, चलो ठीक है. तुम्हें याद होगा उसमें एक वुडन ब्लॉक होता है,
उस पर वेलवेट चिपकी होती है और हम प्रेस कर देते हैं इसके ऊपर, एम्पिसिलिन मीडिया वाले के ऊपर ना, दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। दोबारा ड्रॉ करता हूं। मैंने ऊपर क्या लिया है, एम्पिसिलिन मीडियम, और उसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज वही वाली जिनमें हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं इनको कह रहा हूं ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब हमारे पास एक वुडन ब्लॉक और इस वुडन ब्लॉक को हम प्रेस करेंगे ऑन दिस मीडियम, ठीक है, ऑन दिस, और फिर इसको क्या करेंगे, तो ये इस पे प्रेस जब किया गया स्टेप 1 में, pressed and removed, and then wooden block will be pressed on. Suppose this is step 1. In the step 2, what we will do, we'll press this wooden block on the medium containing tetracycline. Suppose yes, suppose ये सर्वाइव कर गए, बताओ ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट होस्ट हैं या नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले होस्ट हैं? ओ, लवप्रीत कौर ने आंसर किया है कि दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। वेरी गुड लवप्रीत, नॉन रिकॉम्बिनेंट। सबने आंसर कर दिया नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, करेक्ट। सान्या सोनी ने भी किया है, राजुल, अंकुरपल, रिया राज, कुशाग्र, धनंजय, जैस्मिन कौर, राणा अंकुर, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया इसका मतलब, दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट वाला तो टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा। तो अब मैं सीधा अपनी प्लेट पे जाता हूं और वहां से इस कॉलोनी को बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि ये कौन है, रिकॉम्बिनेंट्स। क्या मैं सही हूं? दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स। समझ में आ गया? वही जैसे प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट में किया था, इन रिकॉम्बिनेंट्स को बाहर निकालेंगे। और सान्या सोनी, आपका जो क्वेश्चन था कि इन रिकॉम्बिनेंट्स का हम करेंगे क्या, सान्या इसमें हमारा डिजायर डीएनए चला गया है
और अब हम रिकॉम्बिनेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक बहुत बड़े वेसल में, उसको बोलते हैं बायो रिएक्टर। और उस वेसल में जब ये मल्टीप्लाई करेंगे रिकॉम्बिनेंट्स, तो दे विल गिव अस द डिजायर्ड प्रोडक्ट, द डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट, द जीन विच वी पुट in this vector, plasmid vector, and made this cell recombinants. Suppose अगर हमने इंसुलिन जीन को इसमें लगा दिया है, तो हमें इंसुलिन मिल जाएगी इन रिकॉम्बिनेंट से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे इनटू लार्ज वॉल्यूम्स इन दी बायोरिएक्टर। समझा? वो भी पढ़ लेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल सर्वाइव, है ना? So can I write this key? One of the antibiotic was used in the selection of transformant. The other antibiotic is used in the selection of recombinant. Can I write this? लिख दूं ये point? Okay. So I'm writing. The other antibiotic, और इस केस में मैं क्या ले रहा हूं, टेट्रासाइक्लिन। केस टू केस वेरी करेगा ना, मैं तो ये वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूं, टेट्रासाइक्लिन इन दिस केस इज यूज्ड इन सिलेक्शन ऑफ recombinants. और यहां पे हम लिख देते हैं कि recombinants do not grow या survive in tetracycline medium. In this example, okay. In this case, तो वही बात है, दोबारा रिपीट करके बस बताने के लिए कि एक कॉलोनी जो यहां पे गायब हुई है, ये वो थी जो सरवाइव नहीं कर पाई। यू अंडरस्टूड? ओके। अच्छा, एक चीज और यहां पे लिखता हूं कि रिकॉम्बिनेंट क्या है। डेफिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट देखिए, ठीक चेक करके बताइए मुझे जो मैं लिख रहा हूं ठीक लिख रहा हूं। Recombinants are transformants which have recombinant DNA and what are non-recombinants? Non-recombinants are transformants. They are also transformants only, which have non-recombinant DNA. बताओ मैंने सही लिखा है? दोनों डेफिनेशन सही है, रिकॉम्बिनेंट के लिए और नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए। दे बोथ आर ट्रांसफॉर्मेंट्स ओनली, बट वन विल हैव रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अदर विल हैव नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ट्रू? ओके, गुड, थैंक यू, वेरी गुड, दैट्स गुड। तो एक्चुअली क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसफॉर्मेंट एंड अ रिकॉम्बिनेंट? तो रिकॉम्बिनेंट्स आर ट्रांसफॉर्मेंट्स ओनली, बट दे हैव रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Could be non-recombinant also because that may have non-recombinant DNA. Difference in DNA, correct.
Very good. Difference in the DNA. जस्ट बाय सीइंग देम, सानिया सोनी, हमें देखना पड़ेगा कौन सी कॉलोनी ग्रो कर रही है, कौन सी नहीं ग्रो कर रही है. आंखों से माइक्रोस्कोप से ना प्लेटिंग करके उसको देखना पड़ता है. नॉन रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव कर जाएंगे, जो सर्वाइव नहीं करेगी उसको फटाफट देखना पड़ेगा कौन सी सर्वाइव नहीं कर रही है. So it is quite vigilant we have to be during the experiment to see which bacteria is multiplying and which not, and the one which is not multiplying we have to select that because that is a very recombinant. वो हमारे काम का सेल है जो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है टेट्रासाइक्लिन में. तो इट्स क्वाइट टीडियस प्रोसेस, इट इज क्वाइट अ कम्बरसम प्रोसेस. इसको इजी किया हमने, वी हैव मेड इट इजी. हाउ, मैं बताता हूँ. दिस इज ऑल डन. किसी कुछ रह तो नहीं गया? मैं आगे बढ़ रहा हूं. ऑल डन. फेलियर्स. नो प्रोसेस इज 100% efficient, अंकुरपल. फेलियर in that sense कि we get a very small amount of those cells which are recombinant. I mean to say that, है ना? तो suppose if you say अंकुरपल की I have used in the number of cells in my beaker were 10 raised to power 10, suppose. But I received the recombinants only 10 raised to power 4 या 10 raised to power 3. Okay. So this could be a case. कि मुझे 10 raised to power 4 ही मिला, जबकि मेरे cells 10 raised to power 10 थे. समझे? So this is the only failure we are talking about. It's not the failure. It is just कि the result is less, but we do find recombinants, we get recombinants, but they are less in number. They are not as much as DNA we have used, not as much as host cells we have used. 100% efficiency you can't get. Could be 30%, could be 20%, could be 40%, depending from case to case. Mutation यहाँ पे नहीं है. Mutation, don't take mutation into consideration over here, Dhananjay. Don't take into that consideration. हाँ, सिलेक्शन हमें, अपूर्वा, सिलेक्शन हमें रिकॉम्बिनेंट का करना है. सिलेक्शन हमको, हमारे लिए हमें जो सेल चाहिए वो कौन सा चाहिए, हमारे काम का सेल कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट? अपूर्वा, हमारे जो काम का सेल है, हमारे जो फंक्शन का सेल है, जिसको हम चाहते हैं कि हमारे पास आए, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मान लो मैंने इंसुलिन का जीन लगा दिया है, मेरा रिकॉम्बिनेंट बन गया है, तो मुझे कौन सा सेल चाहिए? रिकॉम्बिनेंट सेल चाहिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल चाहिए? रिकॉम्बिनेंट चाहिए तो इसे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. ओके. हाँ, अभी कलर रिएक्शन वाला आ जाएगा ना सानिया सोनी, में वही तो बताने जा रहा था, तभी तो तुमसे पूछा. तुम लोगों को डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा था. वही बता रहा हूं मैं, कलर रिएक्शन पे ही आ रहा हूं मैं. आगे बढ़ता हूं फिर. चलिए इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आपको साइमल्टेनियसली प्लेट करना पड़ता है, एंड साइमल्टेनियसली यू हैव टू यूज माइक्रोस्कोप एंड यू हैव टू वॉच इट वेरी केयरफुली कि विच colony or which cells are multiplying or growing or not. So you have to watch it very carefully, and your eyesight should be very good, and first of all your microscope should be very good, and definitely it's a tedious process. It's a cumbersome or tedious process. देखते हैं. Note. Selection of recombinants using antibiotics.
is a cumbersome procedure. What is cumbersome? Tedious. Tedious मतलब थकाने वाला. Selection of recombinants using antibiotics is a cumbersome process as it requires simultaneous plating on the two antibiotic media. पहले हम ट्रांसफॉर्मेंट निकालते हैं, और फिर हम रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन करते हैं. तो काफी एक टीडियस प्रोसेस है, उसको आसान करते हैं हम लोग. कैसे करेंगे आसान? एक दूसरा वेक्टर बनाते हैं. नाउ आई एम टेलिंग यू अ सेकंड वेक्टर. ये मैंने इसको नंबर 1 दिया था. अच्छा, मैंने इसको नंबर 1 दिया ना, PBR 322. एक दूसरा नंबर यूज कर रहा हूं, नंबर 2. PUC8. P stands for plasmid. U stands for university. C stands for California. Plasmid of University of California. और 8 तो आप जानते हो, it's a number in the lab which will help you distinguish it from the other plasmids prepared there in that laboratory or somewhere else. So इसमें क्या? Let's draw it. इसमें भी सेम चीज, आई मीन सेम सिलेक्टिव मार्कर. एक साइड तो सेम ही है, लेकिन दूसरी साइड पे ना, इन प्लेस ऑफ ampicillin resistant, sorry, in place of tetracycline resistant, we have not used tetracycline resistant over here. हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एक दूसरा जीन, that is LAC-Z. अच्छा, तुम लोगों ने लैक ओपेरॉन आई होप पढ़ लिया होगा सबने. लैक ओपेरॉन पढ़ लिया है क्या? यस सर, यस सर, यस सर. उसमें लैक-Z पढ़ा होगा. यस सर. एंजाइम रिलीज करता है लैक-Z. कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेज. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. इसमें ये साइट्स हैं हमारे पास. जो इसमें साइट्स हैं, लैक-Z के अंदर कुछ साइट्स हैं हमारे पास. कौन कौन सी साइट्स हैं? EcoR1, BAM-H1, SAL1, SMA1, PST1, साइट सारी पढ़ा चुका हूं. सारी साइट्स पढ़ा रखी हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में, ऑल ऑफ देम. लैक-Z एक एंजाइम रिलीज कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जैसा तुम लोगों ने मुझे बताया. वही मैं लिखता हूं. लैक-Z produces
एंजाइम कौन सा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? इट विल कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नाम होता है एक्स गॉल। इट इज द सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट कह लो, है ना, कुछ भी। और इसका कलर क्या होता है? वाइट। और कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्लू। मैं रिएक्टेंट भी लिख देता हूं यहां, ठीक है, या सबस्ट्रेट लिख सकता हूं। उसका कलर है वाइट, और जैसे ये एंजाइम इस पे लगता है, एक्स गॉल इसका नाम है, याद करना, एक्स गॉल। और इस एक्स गॉल पे जैसे ही बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम लगता है तो इट गिव्स अ कलरफुल प्रोडक्ट विच इज, कलर क्या है उसका? ब्लू है। अब अगर डीएनए इंसर्ट लैग-जेड के अंदर है तो क्या होगा बताओ? तो रिकॉम्बिनेंट्स, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है और लैग-जेड के अंदर हमारा जीन चला जाता है तो हमारे रिकॉम्बिनेंट कौन सा कलर देंगे? मेरी बात समझी आपने? अगर डिजायर्ड डीएनए लैग-जेड में जाके फिट हो जाए तो कलर कौन सा मिलेगा? साइना सुनिए, ध्यान से सुनो। अगर डिजायर्ड डीएनए लैग-जेड में जाके फिट हो जाता है तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? थोड़ा सा गलत हो गया, चलो मैं देखता हूं। डायग्राम बना ली सबने? मैं आगे देखता हूं। लेट्स सी, लेट्स सी। तो इफ डिजायर्ड डीएनए, जिसको हम लोग डीएनए इंसर्ट भी कहते हैं बच्चों, डीएनए इंसर्ट कह सकते हैं। इफ डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट इज प्रेजेंट इनसाइड लैग-जेड जीन, देन, अब मुझे बताओ कि अगर लैग-जेड जीन के अंदर डीएनए चला जाता है तो क्या वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम बनाएगा? ये बताओ पहले तो मुझे आप, क्या वो एंजाइम बनाएगा? क्योंकि उसमें जीन चला गया, नहीं बना पाएगा ना। वेरी गुड, हाँ तो अब समझ में आ गया। हाँ तो एंजाइम नहीं बनाएगा, गुड। तो इफ डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट इज प्रेजेंट इनसाइड लैग-जेड जीन, देन बीटा galactosidase enzyme is not produced. Beta galactosidase enzyme is not produced. Enzyme produce नहीं हुआ। Okay. तो फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? मैं रिकॉम्बिनेंट्स कौन सा कलर देंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट? तो पहले मैं पूछता हूं कि रिकॉम्बिनेंट्स कौन सा कलर देंगे? White cell. ओके, साइना सोनी, अब ठीक है, अब करेक्ट हो गया। आई होप तुम कुछ कंफ्यूज थी, अब सही हो गया होगा। और सारे बच्चों से मैं कह रहा हूं, ऑल आर, जो लोग आंसर्स दे रहे हैं वाइट, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग आंसर्स नहीं दे रहे हैं, अगर वो भी दे सकते हैं, इट विल बी मोर क्लियर टू मी कि तुम सबको समझ में आ गया कि रिकॉम्बिनेंट्स विल गिव white color, है ना।
Okay, very good. Shabash. And non-recombinants will give. Non-recombinants will give. Non-recombinants will give blue color. धनंजय, मैंने इतना बोला कि डिजायर्ड डीएनए अगर लैगजेड जीन के अंदर चला जाता है तो ये जो रिएक्शन आपको सामने दिख रही है, ये रिएक्शन तो नहीं होगी. से यस और नो. ये जो रिएक्शन सामने दिख रही है तो नहीं होगी ना. तो फिर रिकॉम्बिनेंट कौन सा कलर देंगे? रिकॉम्बिनेंट के पास तो सबस्ट्रेट ही रह जाएगा, वहां तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं. तो रिकॉम्बिनेंट कौन सा कलर देंगे? व्हाइट. एम आई राइट? और नॉन रिकॉम्बिनेंट विल गिव ब्लू कलर. तो अब मुझे बताओ कि सेकेंड एंटीबायोटिक पे प्लेट करने के बाद जब माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है कि कौन सा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, कौन सा नहीं, उससे ये थोड़ा इजी नहीं हो गया? इसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्ट करो और उसके ऊपर ये एक्सगॉल्ड डाल दो. जहां पे कलर ब्लू मिल जाए वो हटा दो, जहां पे कलर व्हाइट मिले वो उठा लो, बोलो ये हमारे काम के सेल्स हैं. अपूर्व, आपको समझ में आया? बाकी सबको तो आ गया. तुम्हारा डाउट था पूर्व, तुम्हें क्लियर हो गया? Ranangur says it is easier. Correct, because it is just based on the color. कि भी जो कलर दिख जाए, व्हाइट दिख रहा है, फटाफट उसको उठा लीजिए, वो बैक्टीरिया हमारे काम का है. अच्छा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अभी तक हमने इसमें इंटैक्ट रखा हुआ है, वो हमने रिमूव नहीं किया. तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को यहां पे क्यों रखा हुआ है, क्या यूज है इसका? ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्ट करने के लिए. एग्जैक्टली. जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो मर जाएंगे और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो जिंदा रहेंगे. और उनके ऊपर फिर आप वो एक्स गोल्ड डालोगे. जहां व्हाइट कलर मिल जाएगा उसको आप पिक कर लोगे, जहां ब्लू कलर मिलेगा उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे. दे आर नॉट ऑफ यूज. एम आई राइट? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट विल हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स. तो वो मैं नीचे एक नोट लिख देता हूं. ठीक है, तो ये था कुछ. तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन, प्लेटिंग की जरूरत ही नहीं है इसमें. वी डोंट हैव टू परफॉर्म प्लेटिंग इन दिस केस. अंकुरपाल, देखो मैं बताता हूं, तुमने अगर ये लाइन नोट कर ली है तो उसमें सिर्फ क्या करना है, यहां पे हमने ये एम्पिसिलिन मीडियम में जब इसको पुट किया था हमने क्या सिलेक्ट किया? ट्रांसफॉर्मेंट्स. एम आई राइट? दिख रहा है आपको? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस एम्पिसिलिन प्लेट में डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर आप हर एक पे क्या चेक करोगे? एक्स गॉल पुट करते जाओ. जहां जहां पे कलर मिलता जाए, ब्लू कलर वो डिस्कार्ड कर दो, जहां व्हाइट कलर मिले वो पिक कर लो, बस. और कुछ नहीं करना. वी डोंट हैव टू प्लेट इट ऑन टेट्रासाइक्लिन एंड वी डोंट हैव टू प्लेट इट. प्लेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर. Clear to everyone?
अच्छा, एक लास्ट लाइन बस मैं आज के लेक्चर की लेता हूं कि अगर हमारा डिजायर्ड डीएनए किसी सिलेक्टेबल मार्कर जीन में लगता है तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। अगर वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में लग रहा था या लैक्जेड जीन में लग रहा है तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर रहा है। लैक्जेड विल नॉट प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, tetracycline resistant will not remain tetracycline resistant. This is what you agreed from the very beginning. I asked you many a times. This is called, इसको हम कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं वो लिखते हैं। पहले तो मैं बता दूं आपको, इसको हम लोग ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कहते हैं। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग हम सिलेक्ट कर रहे थे कौन से रिक्वायरमेंट, कौन से नॉन रिक्वायरमेंट यूजिंग द कलर। और फाइनली मैं एक लास्ट लाइन लिखता हूं कि प्रेजेंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए या डीएनए इंसर्ट, presence of desired DNA into selectable marker gene presence of desired DNA in होना चाहिए, सॉरी, presence of desired DNA in selectable marker gene inhibits the property of selectable marker gene. Called insertional inactivation. Called insertional inactivation. तो मतलब कि presence of the desired DNA into the selectable marker gene will inhibit it, and this is called insertional inactivation कि desired DNA insert होता है और उसके insert होते ही selectable marker gene अपनी property को lose कर देता है. This is called insertional inactivation. I hope you all understood, and if yes, then you can write yes. And today's class is finished. Thank you for patient listening and writing. And after this, I would ask, किसी ने मुझसे कुछ नोट्स वगैरह के लिए पूछा था, तो मैंने कोशिश करी इसको पुट करने के लिए ऑन दी, इसकी फ़ोटो खींचने के लिए, बट इसकी फ़ोटो आती नहीं प्रॉपरली, तो क्योंकि इसमें ब्लैक बैकग्राउंड होने की वजह से ये बहुत ब्लर हो जाता है। सर So if you want, you can click the photos right now if you want to take screenshot of it. मेरे को मिल गया था। अच्छा, मिल गया था। There's one more guy, I think अंकित कुमार ने किसी ने पूछा था about the notes. अंकित कुमार, I hope अंकित कुमार is here. So बेटा, do you need? I can show and you can take the photographs if you want. I can show them. You can tell me the topics. अगर किसी और ने भी कुछ डाउट रखा था अपना रिगार्डिंग दी नोट्स टॉपिक, so I can show and you can have the photographs. कुशाग ने तो ले लिया है वर्क फ्रॉम अंकुर पल, बाकी if anyone is left you can tell me. Or otherwise you can take help from any of the student in your batch. So class is done. Thank you.
सर मैंने एक डाउट पूछा था। पल तुम्हारा डाउट क्या था? सर एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि अगर हम प्लाज्मिड में एक्सोन्यूक्लियस डालें तो क्या होगा, तो वही पूछ रहा था। Exonucleus basically works on the exonuclease exonuclease will work on the ends of the DNA. पल प्लाज्मिड तो सर्कुलर है, अगर उसमें कोई निक है प्लाज्मिड में, then it will work. If there is a nick in the plasmid. पल ओके सर। सर मतलब अगर सर्कुलर प्लाज्मिड इंटैक्ट है तो कोई काम नहीं करेगा? नो नो नो, बट इफ देयर इज अ निक इन इट, अगर निक है तो इट विल वर्क. Nick, you remember? Okay. I told you on that day. यस सर, यस सर। अपूर्वा, आपके डाउट्स हो गए?